आपको पता है इंडिया में लोगों के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? अपना घर खरीदना। इंडिया में पेरेंट्स की सबसे फेवरेट एडवाइस है कि अपना घर तो होना ही चाहिए। पर 20-30 साल पहले की बात अलग थी। आम आदमी के पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं थे। उन्हें दो ही इन्वेस्टमेंट करना आता था, एक था एफडी और दूसरा घर खरीदना। और पहले के लोगों का लाइफस्टाइल भी अलग था। जनरली वो एक ही जॉब को कंटिन्यू करते थे और रियली जॉब के लिए अपना शहर बदलते थे। साल में एक बार ही हॉलीडे पर जाते थे और काम करने के लिए उन्हें फिजिकली प्रेजेंट होना होता था ऑफिस में। लेकिन अगर आज की वर्किंग पॉपुलेशन की बात करें तो इसमें ज्यादातर मिलेनियल्स है, यानी जिनकी एज 25 से 40 साल तक ही है। इन लोगों का आज का लाइफस्टाइल काफी बदल चुका है। अब स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना एफडी करवाने से ज्यादा आसान है। ये वर्किंग पॉपुलेशन अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने पर शहर भी बदल लेते हैं और अब ऑफिस में फिजिकली प्रेजेंट होना भी जरूरी नहीं है, आप कहीं पर भी बैठकर काम कर सकते हैं। तो इतने मेजर लाइफस्टाइल चेंज आने के बाद भी क्या अपना घर तो होना ही चाहिए वाली एडवाइस सही है? हेलो नमस्कार, वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो। मैं हूं अमित राठी, आपका अपना सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आपको अपना घर खरीदना चाहिए या किराए के घर में ही रहना चाहिए, और अगर घर खरीदना चाहिए तो कब खरीदना चाहिए। इंडिया में घर खरीदना एक फाइनेंशियल डिसीजन से ज्यादा इमोशनल डिसीजन है। लोगों को अपने घर में रहने में जो सेटिस्फेक्शन मिलती है वो किराए के घर में नहीं मिलती। ये इमोशनल एस्पेक्ट सबके लिए अलग अलग हो सकता है, और जब बात इमोशन पे आती है तो वहां पैसा नहीं देखा जाता। पर आज की इस वीडियो में हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले घर खरीदने की बात करते हैं। जब आप बैंक से होम लोन लेते हैं, आपके घर की वैल्यू का 80% ही लोन मिलता है, बाकी 20% आपको डाउन पेमेंट करना होता है। बैंक ये 80% आपके इनकम टैक्स रिटर्न्स और आपके बाकी खर्चों को देख के डिसाइड करती है, तो ये 80% से कम भी हो सकते हैं। तो जब आप अपना घर खरीदते हैं तो सबसे पहले तो आपके पास अच्छी सेविंग्स होनी चाहिए डाउन पेमेंट के लिए। होम लोन पे इंटरेस्ट लगभग 8% के आसपास होता है, तो 50 से 60 हजार आपके हर महीने ईएमआई में जाएंगे। मेट्रो सिटीज जैसे दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, कोलकाता जैसे शहरों में घर के दाम ज्यादा है, तो आपको इन सिटीज में घर खरीदने के लिए ज्यादा लोन लेना पड़ेगा और आपकी ईएमआई भी ज्यादा आएगी। वहीं 2 टायर सिटीज में आपको कम ईएमआई देना पड़ सकता है, पर दोनों ही केस में आपके पास अच्छी सेविंग्स होनी चाहिए डाउन पेमेंट के लिए। दूसरा सबसे बड़ा खर्चा है मेंटेनेंस कॉस्ट। अगर आपका घर किसी सोसाइटी में है तो आपको हर महीने सोसाइटी को मेंटेनेंस कॉस्ट देना पड़ता है। इसके अलावा साल भर में घर को रिपेयर करने और मेंटेन करने के खर्चे भी होते हैं, और हर 5-6 साल में पेंट करवाना या कुछ खराब हो जाए तो उसे रिनोवेट भी कराना पड़ता है। तो ये सब मिलाकर साल भर में घर की वैल्यू का 1 से 2% आप मेंटेनेंस पे खर्चा करते हैं। इसके अलावा आपको हर साल प्रॉपर्टी टैक्स भी देना होता है। ये था अपने घर खरीदने से जुड़े हुए खर्चे। अब बात करते हैं फायदे की। आप हर साल लोन पर दिए गए इंटरेस्ट का 2 लाख का डिडक्शन इनकम टैक्स में ले सकते हैं और प्रिंसिपल रीपेमेंट का 1,50,000 तक का डिडक्शन ले सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भले ही हम मेंटेनेंस कॉस्ट, प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट घर तो हमारा है। नहीं घर तो बैंक का है। एक तरह से जो आप अगले 20 साल तक अपने बैंक को ईएमआई देंगे ना, वो आपके किराया ही तो है। मान लीजिए आपने मुंबई में 1 करोड़ का घर खरीदा है, जिसके लिए लगभग आपके हर महीने 50,000 की ईएमआई दे रहे हैं। साल भर में 6 लाख रुपए। हमेशा किसी भी घर का किराया उसकी ईएमआई से कम होता है। तो मान लेते हैं सेम घर में रहने के लिए आपको 30,000 रुपए किराया देना पड़ रहा है, यानी साल के 3,60,000 रुपए। आप अपना लोन 20 साल में चुकाएंगे, और अगर आप उसी घर में 30 साल तक किराए पर रहें, तब जाके आपके घर की कॉस्ट जितना पैसा दे चुके होंगे आप। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या रेंट तो हर साल बढ़ेगा भी और प्रॉपर्टी के दाम भी तो हर साल बढ़ेंगे। हाँ, बिल्कुल बढ़ेंगे। प्रॉपर्टी के दाम और रेंट लगभग सेम परसेंटेज से बढ़ेंगे, पर इंडिया में ये परसेंटेज सबसे लोएस्ट है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इंडिया में रेंटल यील्ड 1 से 2% का है, यानी अगर आपका घर 1 करोड़ का है तो आप उस पर हर साल 2 लाख ही कमा रहे हैं। वहीं अगर आपने सेम पैसे म्यूचुअल फंड में लगाए होते तो आपको लॉन्ग टर्म में 10 लाख या एफडी में लगाए होते तो 6 लाख का रिटर्न मिल जाता। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए घर खरीद रहे हैं तो ये एक अच्छा डिसीजन नहीं है। घर आपको तभी लेना चाहिए जब आपको पता है कि लॉन्ग टर्म में आपकी आने वाली जनरेशन भी उसी घर में रहने वाली है और उसी शहर में रहने वाली है। तो अगर आप रहने के लिए घर खरीदना चाहते हैं तो कब और कैसे घर खरीदें, ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। अब बात करते हैं किराए के घर की। सबसे पहले तो किराए के घर में रहना हमेशा खराब नहीं होता, बल्कि आज के जमाने में ये एक स्मार्ट डिसीजन है। हर महीने का रेंट आपकी ईएमआई से काफी कम होता है, आपको प्रॉपर्टी टैक्स भी नहीं देना होता है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का भी हेडेक नहीं होता है, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जब चाहे शहर चेंज कर सकते हैं। और आजकल तो वोकेशन का कंसेप्ट भी आ गया, जहां लोग 1-2 महीने के लिए वोकेशन स्पॉट पर जाकर भी काम कर रहे हैं। ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी आपको रेंट के घर में ही मिल पाएगी। अगर आप अपने 20s में हैं या अर्ली 30s में हैं तो आपको अभी अपना घर नहीं खरीदना चाहिए।
अगर आपका गोल है तो आपको घर खरीदना है तो लगभग 40 से 50 की एज के बीच में आपको घर खरीदना चाहिए, वो भी पूरे पैसे देकर बिना होम लोन लिए। कैसे, आइए जानते हैं। तो हमने 1 करोड़ का घर का एग्जाम्पल लिया था जिसकी EMI 50,000 है पर रेंट 30,000 ही है। होम लोन भी लेंगे तो भी अगले 20 साल तक घर आपका नहीं है और रेंट में भी नहीं है, तो इससे अच्छा क्यों ना 20 साल आप किराए के घर में रहें, अपने 20,000 रुपया बचाए और इस 20,000 की SIP करें। आप म्यूचुअल फंड में SIP कर सकते हैं और अगर आपको सही म्यूचुअल फंड नहीं पता है तो आप इंडेक्स फंड में निवेश कर सकते हैं। इंडेक्स फंड में एटलीस्ट आपको 10% का रिटर्न तो मिलेगा ही। यही 20,000 की SIP से अगर आप 20 साल तक करेंगे तो आपके पास इतने पैसे होंगे कि बिना लोन लिए आप अपना घर खरीद सकते हैं। इस तरह आपको अपने 20s और 30s में फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल गई, आप किसी भी शहर में रह सकते हैं और 40s और 50s में जाके आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपके पास इतने पैसे हैं कि आप बिना होम लोन लिए घर भी खरीद सकते हैं। तो ये थी मेरी एनालिसिस घर खरीदने या किराए पे लेने के बारे में। अगर आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमारे एसेट गुरु से नीचे दिए हुए नंबर पर बात कर सकते हैं या हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये एनालिसिस अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि जब भी हम अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको पता चले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू इन्वेस्टमेंट नॉलेज एंड स्ट्रैटेजी के साथ। तब तक इस वीडियो को देखने के लिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हाँ, इन्वेस्ट करें, खुश रहें।